उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हालिया जनसंख्यिकीय आंकड़ों की माने सरकार को आईना दिखाने वाले ये आंकड़े निकलकर सामने आए। प्रदेश की डेमोग्राफी में इतना बड़ा बदलाव आया कि हिंदुओं की आबादी वाले क्षेत्र अब मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और कुछ लोगों का मानना है कि देवभूमि डेमोग्राफिक चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन राज्य के सीएम पुष्कर सिंह का कहना है कि डेमोग्राफिक चेंज पर बीजेपी की सरकार गंभीर है। सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इन कुछ सालों में आखिरकार डेमोग्राफी में ये बदलाव कैसे आए, आखिरकार इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? डेमोग्राफी नहीं बदले देंगे और इसी के साथ उत्तराखंड में अब एक बार फिर से राती गर्मा चुकी है। देवभूमि में नहीं बदलने देंगे डेमोग्राफी, इसको लेकर सीएम धामी हुंकार भर ली है। बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय बन चुकी है। डेमोग्राफिक बदलाव वाले ज्यादातर क्षेत्र अब उस सत्यापन अभियान छेड़ा जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। डेमोग्राफी बदले पर अब मुख्यमंत्री धामी सतर्क हो चुके। पाप पहले हो चुका है, लेकिन अब उन्हीं को सजा मिलेगी। इस तरीके का बयान सीएम धामी देते हुए नजर आए, क्योंकि कहा गया कि पहले की सरकारों में जिस प्रकार से यहाँ पर उन्हें संरक्षण देने का काम किया गया, अब उस पर सख्ती हमारी सरकार करेगी और सख्ती से इन सबको यहाँ से भेजा जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में अब तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी को ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, तो आधार और राशन कार्ड पूरी तरह से चेक किया जा। और आखिरकार उत्तराखंड में डेमोग्राफी क्यों बदली है, इस पर भी चर्चा होगी। और आखिरकार ये जो सवाल अचानक उठा है, आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ मुद्दा रहा और आखिरकार मुद्दा सबके सामने एक बार फिर क्यों? आखिरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का उठना कितना ज्यादा जरूरी रहा है कि हर वर्ष की भांति चुनाव आने से पहले इस तरीके के मुद्दे अक्सर उठा करते हैं और उस पर सरकार बहुत गंभीर हो जाती है। लेकिन आखिरकार इस विषय पर सरकार वाकई में क्या गंभीर है और उस पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है, आज इस बात को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि डेमोग्राफी बदलने वालों को अब सीएम धामी छोड़ा ले नहीं है, क्योंकि देवभूमि में अब डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, नहीं यहाँ की संस्कृति बदलने देंगे। इसको लेकर हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। जिलाधिकारी जारी हो चुकी है, तो तमाम अधिकारियों को भी यहाँ पर चौकन्ना होने को कहा है, क्योंकि सत्यापन अभियान छेड़ दिया गया है, तो दूसरे अभियान भी छेड़ दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को ना जाए। और आधार और राशन कार्ड का वेरिफिकेशन भी अब किया जाएगा और उस क्षेत्रों में जाकर खुद सत्यापन किया जाएगा। आखिरकार ये आबादी यहाँ बसी तो बसी कैसे, पूरे उनके डॉक्यूमेंट अब एक बार फिर से चेक होने जा रहे हैं, क्योंकि हालिया जो आंकड़े सामने आए हैं उन सभी की आंखें खोल कर रखती हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में अब उन संख्या को देखा जाए तो उलट वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, पर मुस्लिम संख्या इस वक्त ज्यादा हो चुकी है। तो यानी कि आखिरकार इतने वर्षों में ऐसा क्या कुछ हुआ जो ये संख्या में इतना बड़ा उलटफेर आया है? आखिरकार रहन बसेरे यहाँ पर और ये बस्तियां कैसे बनी और आखिरकार इन जमीनों पर किसने अधिकार दिया बसने का? और घूम फिर कर बात आती है भूख कानून पर, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर जो मुद्दा इस वक्त उठता नजर आ रहा है, उस मुद्दे के जरिए इतना तो समझ में आ गया है कि उत्तराखंड सरकार वाकई में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पहले भी धामी सरकार ने सत्यापन अभियान छेड़ा था, आखिरकार उसका नतीजा क्या कुछ निकल पाया है? तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की हुंकार और देवभूमि में अब पूरी तरह से डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे।
क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज जो इस वक्त देखने को मिल रहा है उस पर किस तरीके से शिकंजा कसे जाना चाहिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर किस स्ट्रेटेजी, किस प्लान के तहत अब धरातल पर कार्य करने जा रही है, आज इसी पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद कप्रवाण जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किन जगहों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है और आखिर कहाँ वो लापरवाही रह गई, वो क्या कुछ कारण रह गए जो इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है? देखिए निशी जी, इसका मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति है। ये कारण नहीं है कि डेमोग्राफिक चेंजिंग क्यों हुआ, क्योंकि उद्योग में हर प्रकार के मजदूर लगते हैं, हर प्रकार के लोग रखते हैं। वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारी औद्योगिक विकास का की धार रही हो, चाहे निर्माण का कार्य रहा हो। अब आप मुझे बताइए कि पहाड़ के कितने ऐसे उत्तराखंड वासी लोग हैं जो मैसन काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं जी। वो बाहर से ही आएंगे और हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग आएंगे। हो सकता है हमारा रोजगार देने का रेशियो खासकर बाहरी लोगों को इतना तेज हो गया कि हम भूल गए और धीरे धीरे वो यहीं उनको रोजगार मिलता गया और वो सेटल होते गए। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि 2010 में जब आप इसको देखोगे तो 2010 से लेकर 2014 तक हमारे प्रदेश में अल्पसंख्यकों की जो का रेशियो था वो 8 से 9%, 10% था। आज ये रेशियो बढ़ के 12 से 14% हो गया। आज भी अगर सही आंकड़ा आ जाए तो हम 15% के आसपास हैं। लगभग 22 से 23 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ये बहुत ही प्रभावी हो गए। चाहे हरिद्वार का बेल्ट ले लीजिए, चाहे रुड़की का बेल्ट ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड में सेलाकुई और इन सब एरिया का बेल्ट ले लीजिए, विकास साइड का। देहरादून में भी इनकी संख्या ठीक ठाक है। तो क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि हम काम के प्रति इतने लेजीनेस हो गए, हमारा पलायन इतना बढ़ गया। दूसरे राज्य का पलायन हमारे पास आया है क्योंकि हम औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ। लेकिन हमारे राज्य के जो लोग थे वो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। तो ये कन्वर्जन चला है। इसका ये कारण नहीं है कि ये किसी साजिश के तहत आए, ये काम के सिलसिले में आ जाए और ये काम के सिलसिले में यहां आए हैं, बसे हैं। कुछ चीजें हो सकती, मैं बहुत इनमें नहीं गौर कर सकता। जैसे आप जाइए हल्द्वानी स्टेशन के किनारे, पूरा का पूरा कुनबा बसा है। अभी पीछे धामी सरकार ने उन पे चाबुक चलाया और उनके हुआ तो पूरा प्रदेश हिला उसमें। वो आज के बसाए हुए थोड़ो हैं, वो आज के आए हुए लोग थोड़ो हैं, वो तो जबरदस्ती कब्जा किए हुए लोग हैं। और वहां ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने जमीनें खुर्द-बुर्द की, खाता पट्टा लिया और पुराने जमाने में 2004, 2003 में और वो सब लोग बस के और पूरा का पूरा उन्होंने पूरा कुनबा बसा दिया। आज भी वहां दसों हजार लोग बैठे हैं। तो ये सरकार का प्रश्न है, सरकार से पूछना चाहिए भाई। 2010 लेके 2014 में 2017 में आपकी सरकार आ गई, 2025 आ गया। अगर ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और चलिए और छोड़िए, मूल प्रश्न पे आइए। मूल बात क्या है कि आज भी हमारे घर का जो प्लम्बर है वो किस समुदाय का है, हमारे घर का जो मिस्त्री है वो किस समुदाय का है, हमारे घर का जो कारपेंटर है वो किस समुदाय का है, हमारे घर में सफाई कर्मचारी समुदाय का है। हमारे लोग आते हैं क्या काम करने। तो ये भी एक कारण रहा कि ये इजीली उपलब्ध हुए, लोगों की सेवा में आए। अब इसके पीछे इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये भी एक कारण है। लोगों को बहुत ज्यादा, और दूसरी अल्पसंख्यकों के लिए अगर चुनाव में इस तरीके से वार्ता आई है, जैसे चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव में भी ये घटना उठेगी क्योंकि अब अल्पसंख्यक बनेगा। बिल्कुल अल्पसंख्यक आज मुद्दा बनेगा। कारण क्या है कि अगर अल्पसंख्यक उत्तराखंड को भूमि जैसे राज्य में 12 से 14% हो गया, 22 से 24 विधानसभाएं वो प्रभावित करने लगा, तो आप सुरक्षित कहां हैं? आप कहां काम करेंगे? तो उद्योग के साथ साथ, पर्यटन के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर भी बात करनी चाहिए। अपने लोगों के पलायन को रोकना चाहिए, अपने लोगों के बीच वो स्किल पैदा करनी चाहिए कि वो भी इस काम को करें। आप घंटा घर खड़े हो जाइए सुबह,
और आपको 2 मिस्त्री लाना है और 2 लेबर लाना है। आपको अगर मिल जाएगा कोई उत्तराखंड का काम करने वाला, बताइएगा। ये समस्या है बिल्कुल, और इसीलिए वो हमारे यहाँ लोग आकर बस जाते हैं। हाँ, हमारे लोग इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, नासा में साइंटिस्ट बनना पसंद करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ के लोग अच्छे सेफ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अच्छे मिस्त्री, अच्छे कारपेंटर नहीं होते। और हमारे जो सरहदी जिले हैं, चाहे वो बिजनौर है, चाहे वो मुजफ्फरनगर है, चाहे वो मेरठ है, चाहे सहारनपुर है, चाहे बरेली है, चाहे पीलीभीत है, यहीं से सारे लोग आते हैं। आज भी उत्तराखंड का श्रम आयोग का नियम है कि उत्तराखंड की जितनी भी इंडस्ट्री है वो उत्तराखंड वासियों को 70 रोजगार देगी। लेकिन आप सेलाकुई चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, उधम सिंह नगर चले जाइए, और कितने ऐसी इंडस्ट्री है जो 70% उत्तराखंडियों को रोजगार देती है। तो कायदे से देखा जाए तो वो उत्तराखंड के लोगों के रोजगार का हरण भी कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, और सरकार को ध्यान भी तो देने की जरूरत है। अब सरकार चेती है भाई। हाँ। ठीक है, अब चेती है ना। बिल्कुल, सरकार चेती तो जरूर है संजीव जी, लेकिन इतने सालों तक आखिरकार सरकार क्यों सोई हुई थी, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे करके ही इतने बड़े स्तर पर आंकड़ों में जब फेरबल देखने को मिलता है, तब जाकर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज इस वक्त प्रदेश में है। आखिरकार सरकार को अभी इस विषय पर ध्यान देने की क्या जरूरत पड़ी? निशी जी, देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय पर जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अनियंत्रित एक डेमोग्राफिक चेंज करने का एक को प्रयास किया, क्योंकि वो तुष्टीकरण की नीति के ऊपर चलते हैं, उनकी दुकान तुष्टीकरण के पर ही चलती है। और उन्होंने, चाहे हम बस्तियों की बात करें तो बस्तियों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी और अन्य प्रदेशों से घुसपैठ हुई, उन लोगों को बसाने का काम किया। उन लोगों के लिए अपने जो कांग्रेस के जो इनके कार्यकर्ता, जो एक तरह से उनके एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, फर्जी प्रमाण पत्र उनके लिए मुहैया कराने का काम इन लोगों ने किया। उसमें हम चाहे आधार की बात करें, चाहे पैन की बात करें, चाहे राशन कार्ड की बात करें, चाहे अन्य पत्रों की बात करें, चाहे उनको ऐसे लोगों को जो पूरी तरह से एक अवैध प्रवासी के रूप में यहाँ पर आए, उनको बिजली का कनेक्शन दिलाने की बात हो, पानी का कनेक्शन दिलाने की बात हो, या उनको अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, राशन कार्ड उनका बनवाने की बात हो। और ये पाप केवल इसलिए किया क्योंकि वो इनके वोट बैंक थे, उनको ये अपने वोट बैंक के रूप में देखना चाहते थे, और वही वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी को जीवित भी रखे हुए हैं। अभी आप देखें, पूर्व में पिछले एक आध साल पुरानी घटना है, हल्द्वानी में जो रेलवे के किनारे जो बड़ा अतिक्रमण था, जब उसको पुलिस हटाने जाती है तो पुलिस के ऊपर किस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हमला होता है, और शासन प्रशासन के हमारे कई अधिकारी उसमें चोटिल होते हैं। हल्द्वानी में एक अन्य स्थान पर, नाम मैं भूल रहा हूँ उस जगह का, वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अल्पसंख्यकों के द्वारा किया गया। हाँ। और जब पुलिस वहां पर उसको हटाने जाती है, पुलिस के ऊपर हमला होता है, थाना फूंक दिया जाता है, और कई सारे पुलिसकर्मी उसमें चोटिल होते हैं। और उसको संरक्षण कौन दे रहा था? कांग्रेस का स्थानीय विधायक। तो आप ये देखिए, जब जब इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, कांग्रेस वाले समर्थन करने आते हैं। लैंड जिहाद की घटना होती है, ये समर्थन देने आ जाते हैं। नकल जिहाद का भी बता दो। जरूर बताएंगे मेरे भाई, जो जो होगे आपकी करनी सारी बताएंगे। जो लैंड जिहाद होता है भी, आप देखें, जब इनकी सरकारें थी, जितनी हमारी वन भूमि थी या अन्य कुछ इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स जो हमारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित, जहां हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र, उनके सामने
फल लगा लेना, उनके सामने अतिक्रमण कर लेना, सामने मजारे बना देना, किसने बनाई है? और जब सरकार कार्यवाही करती है हाँ। तो सैकड़ों हेक्टेयर भूमि के द्वारा मुक्त कराई जाती है, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र की हो जाती है। और बड़ी बात यह है कि जब उन मजारों को हटा तो उसका क्लेम करने वाला कोई भी आता नहीं, यानी कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब किया जा रहा था। और लेकिन इस प्रकार की कोई भी जो डेमोग्राफिक चेंज करने की मंशा कोई भी व्यक्ति डेमोग्राफिक चेंज लोग कांग्रेस पर थोप रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज करेगा उसको कतई बड़ी किया जाएगा। अब उसको सुधार आप लोग रहे हैं, बिल्कुल सुधार रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आप इसी सवाल पर आऊंगी, लेकिन कप्रवान जी, कांग्रेस सरकार की जो लापरवाही हुई उसकी भरपाई अब सख्ती से की जाएगी। सीएम धामी ने यह स्टेटमेंट दिया है, पर क्या कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इस तरीके की लापरवाही हुई, जिस वजह से आज जाकर इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हम लोग देख पा रहे हैं? ये आंकड़ा बड़ा है। निशी, देखिए 2002 में जब ये राज्य बना तब भारतीय जनता पार्टी के दो मुख्यमंत्री हुए। उसके बाद में ये राज्य इस समय 25वें वर्ष में रहा है, 23 साल का ये राज्य हो गया। और इस 23 साल में आप देखेंगे तो 3 टर्म की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और अभी तो आप देखते रहिए 2027 क्योंकि ये चुनावी वर्ष ये आएगा, और फिर देखिए आप इनमें कैसे कैसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कैसे कैसी बातें यहाँ पर कहेंगे। आप ये बताएंगे, ये तो अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। यदि अगर कांग्रेस ने, आपको पता था कांग्रेस ने इन लोगों को बसाया, तो फिर आप क्या कर रहे थे? आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? आपने उनको क्यों नहीं हटाया? आपने उन अधिकारियों को दंडित करने का काम क्यों नहीं किया? तो मैं देखिए, अब धामी जी जो है, धामी जी को 8 वर्षों में अब पता लग रहा है कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये धामी जी को पहले से पता नहीं था क्या? तो ये किसी भी तरह से इन प्रकार से जो है हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने का काम करना इनका सपना रहा है। जब भी चुनाव आएगा आप देखिएगा, अभी जब भी ये चुनाव आएगा तो ये हिंदू मुसलमान तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में होती ही नहीं। ये तो हिंदू मुसलमान करके इस तरह की जो सांप्रदायिक जो देश फैला करके ही सरकार में आने का काम करते हैं। और मैं संजीव वर्मा जी से मैं एक बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूं कि लगभग 8 वर्षों से त्रिवेंद्र जी लेकर के और धामी जी भी 4 साल से हैं, जब आपको पता है कि इस प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी हो रही है और इस प्रदेश के अंदर मुसलमान, ये भी सच है, मैं आपको बताऊं, ये भी हम स्वीकार करते हैं कि तमाम देश के जितने आबादी हैं वो सबसे सुरक्षित अगर स्थान कहीं किसी को मानते हैं तो वो उत्तराखंड की धरती को मानते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके डर के मारे उत्तर प्रदेश के सारे जितने अपराधी हैं वो उत्तराखंड की धरती में कर रहे हैं। उनको पता है यहाँ जो है कमजोर मुख्यमंत्री है, कमजोर सरकार है, यहाँ जो है ऐसी सरकार है जिसको जो है खनन से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर नकल से लेकर के बच्चों के जो है नकल कराने तक ही जो सीमित है, उनको पता है इस बात का, वो जानते हैं बात का, कि इसलिए उनको पता है कि अगर हम कहीं पर अपराध करने के लिए अगर हमें छुपना है तो वो उत्तराखंड की धरती है, सीधे साधे लोग हैं, देवों की धरती है, शांतिप्रिय लोग हैं, दयावान लोग हैं, इसलिए वो जो आने का काम करते हैं। मैं संजय वर्मा जी के पूछना चाहता हूं कि 8 साल इस प्रदेश के अंदर लगातार आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं सत्यापन करके उन लोगों को जो है हटाने का काम किया? आप क्यों नहीं जो है उन लोगों को जो बस्तियों आप जबरदस्ती कांग्रेस पे चिपका रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको पता है कि अगर कांग्रेस के लोग अगर जो इसको बसाने का काम करते हैं तो आप क्यों नहीं जो है उन जो लीडर जो है उनको बसाने का या जो
गलत तरीके से किसी घुसपैठिया को यहाँ लाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन में बैठ करके खाली झूठ बदनाम करने का काम करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा और मैं फिर कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि आप अपने विकास के नाम पर चुनाव अगर जीतेंगे तो आपकी जमानत जब्त होंगे। आप जो है जब भी चुनाव आएगा आपके लिए मुसलमान संजीवनी का काम करता है। आप मुसलमान का डर दिखा करके, आप मुसलमान को जो है का डर दिखा करके जो है हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। आपकी सिर्फ नीति है। यदि आप हिंदुओं के पक्षकार हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बताएं, आप जो है अभी हमारे मित्र राकेश मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश का व्यक्ति न कारपेंटर है, न वेल्डर है, न वो जो है प्लम्बर है, और न वो जो है छोटे मोटे मजदूरी का काम कर, ये सारे काम बाहर के लोग आकर के कर रहे हैं। और बाहर को किसको आप बाहर बोलते हैं? वो इस देश के अंदर का निवासी यहाँ बाहर कैसे हो गया? इस प्रदेश के अंदर आप भू कानून लेकर के आए हैं जो कि भाई 8 साल, अगर आपको इस प्रदेश की चिंता है, इस प्रदेश के लोगों की चिंता है, तो आप इस प्रदेश के अंदर हिमाचल से भू कानून ला करके देखते तो हम कहते कि आप प्रदेश के जो है, लेकिन आप तो घड़ियाले आंसू बहा करके जो है 2027 आपको दिख रहा है। आपने देखा है कि 8 साल से आप जो है लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो 35 रुपए लीटर का तेल है उसको आप 51 लीटर में बेच रहे हैं। जो सीएनजी जो है दिल्ली में 70 रुपए केजी है उसको आप 110 रुपए केजी यहाँ बेच रहे हैं। आप जो है, जो बच्चा जो है 29 साल 28 साल 29 साल का हो गया, उसका पेपर लीक आप इसलिए करा रहे हैं ताकि उसको ओवरएज हो जाए और फिर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका जीवन आप बर्बाद कर दें। तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर अगर चुनाव लड़े तो उनकी जो है उनका जमानत जब्त हो जाएंगे। लेकिन आपको संजीवनी देना काम करता है मुसलमान के, आप मुसलमान का डर दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल इसी पर जवाब ले लेंगे, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। इसी पर जवाब लेंगे संजीव। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आवर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज क्वेश्चन आवर में जिस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी रही, आज वो मुद्दा बेहद जरूरी जाता है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो हुंकार भरी है वो आज प्रदेश की बड़ी जरूरत भी है। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होना यानी कि प्रदेश की संस्कृति खतरे में है और इसको बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री का क्या कुछ प्लान रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किन विषयों पर आज चर्चा होकर उस तह तक पहुंचने की कोशिश की जा सके जहां पर प्रदेश को बचाया जा सके। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनल लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संजीव जी से ब्रेक से पहले सवाल लेने की बेहद जरूरत थी क्योंकि कपरवान जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और उसका जवाब संजीव जी मैं चाहूंगी कि आप जरूर दें। और उसके साथ ही मैं अपना एक सवाल भी जोड़ देती हूँ। आखिरकार डेमोग्राफिक चेंज हुई जो कि अपने आप में बड़ी बात है और उसको लेकर सरकार की अब स्ट्रैटेजी प्लान क्या कुछ रहने वाला है, किसके तहत अब वेरिफिकेशन होगा? निश्चित जी, देखिए अभी विधानसभा का जो हमारा 2022 का चुनाव था, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को गिना रही थी, अपना डेवलपमेंट को गिना रही थी, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत तेजी के साथ हमने डेवलपमेंट किया उत्तराखंड का, हम उसकी चर्चा कर रहे थे जन तक। और कांग्रेस पार्टी किस बात का उल्लेख कर रही थी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि हम आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संजीव भाई ये जैसे सोना से आलू निकला था ना। नहीं सुनिए, आप गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा। आप गलत बोलेंगे ना बीच में मत बोलना। मैं नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो बात है वो ऐसे ही बात है जैसे आलू से सोना मोदी जी कह रहे थे, चिपका आपने राहुल गांधी जी पे दिया, तो ऐसे ही वो मुस्लिम का भी है। उसमें हरीश रावत जी जैसे बड़े नेता ने, हरीश रावत जी जैसे बड़े नेता ने उसको बहुत अच्छे से समझाया इस प्रदेश के लोगों को कि ये आपकी सरकार जो है झूठ की सरकार है, चोरी हुई सरकार है। निश्चित जी, देखिए प्रमोद जी अपनी बारे में बोलेंगे बहुत अच्छा आएगा। देखिए स्वस्थ चर्चा चल रही है। आप भी बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं भी आपको बीच में रोक के जवाब दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया। ठीक है, बारी बारी में बात करेंगे। बोलो, मेरा आपसे निवेदन है, झूठ बोलते हैं आप, लेकिन संजीव जी आप बात रखिए, बात रखनी। कोई बात नहीं, अभी
सफेद झूठ आप भी बोल रहे थे। नहीं मैं नहीं। देखिए निशी जी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि आप विकास के मुद्दे पर तो आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दो टेन्योर आपकी सरकारें रही यहाँ पर, और विकास की आप बात करते हैं, विकास के नाम पर आप पूरी तरह से फिसलती रही। आपकी जिस समय सरकार थी, आप पूरी तरह से घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जो आपकी एक ब्रांड है, उसमें आप पूरी तरह से संलिप्त थे। उससे बाहर आपने निकलने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और हमारी सरकार जो लगातार विकास कार्यों में तत्पर रही, हमारी सरकार जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक शानदार नमूना यहाँ पर पेश किया, जो आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज उत्तराखंड में विद्यमान है। चाहे हम केंद्र पोषित बात करें, चाहे राज्य की बात करें, तमाम, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, नए नए पुलों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे पर्यटन का विकास की बात हो, चाहे रोपवेज की बात हो, चाहे संजीव जी वेरिफिकेशन की बात हो जाए, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। ये बात मैं विकास की बात कर रहा था। हाँ। तो विकास हमारी सरकार ने लगातार किया है, और विकास के मुद्दे पर ही हम सत्ता में आए हैं, और विकास ही हमारा एकमात्र उद्देश्य भी है। अभी बात आपने कही कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो डेमोग्राफिक चेंज को के लिए जो बहुत तेजी के साथ सत्यापन की कार्यवाही सरकार के द्वारा आरंभ की गई है, तो उन तमाम लोगों को कहीं से भी और किसी भी प्रकार से संदेह की दृष्टि में जिनके ऊपर संदेह है, वो ऐसे तमाम लोगों के कार्ड भी चेक हो रहे हैं, राशन कार्ड भी चेक हो रहे हैं, उनके बिजली पानी के तमाम कनेक्शन किन लोगों ने दिए, किन परिस्थितियों में दिए, और उन ऐसे कौन से कर्मचारी थे, कौन से अधिकारी थे, या कौन से इस प्रकार के एजेंटों के द्वारा उन्होंने यदि गलत प्रमाण पत्र लेने का प्रयास किया, तो उन तभी जांच भी हो रही है और गहनता से जांच हो रही है। लेकिन संजीव जी, एक बात इसी में जोड़ लूंगी कि वेरिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं कि पैन कार्ड चेक होगा, सब कुछ चेक होगा, लेकिन जो लोग इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास भी है, वो पैन कार्ड भी है, वो राशन कार्ड भी है, वो वोटर आईडी भी है, देखिए, और वो बसे हुए। लेकिन उनसे अगर जब सवाल किया जाता है कि आप लोगों की यहाँ पर जमीन जो रजिस्ट्री से हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत समय से रह रहे थे, हमारा हो गया है, अब हम नहीं जानते। देखिए, ये आंसर मिलता है। जो बोलते हैं हमें नहीं पता कैसे हुआ, यानी कि उस संदिग्ध हैं, और ऐसे जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों के तमाम जितने भी प्रमाण पत्र यदि उनके पास हैं भी, तो उनकी भी जांच होगी, और वो किन परिस्थितियों में, किन एजेंटों के द्वारा, किन कर्मचारियों के द्वारा बनाए गए, उन लोगों के ऊपर भी कार्यवाही होगी जिन्होंने गलत तरीके से। ठीक है संजीव जी, लेकिन राकेश जी, अब आपसे इसी से जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, अगर विकासनगर का एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सत्यापन की बात चल रही है, तो सबसे बड़ा अगर पछुआ दून में देखा जाए तो विकासनगर एक ऐसी बेल्ट है जहां पर जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक हो, और उनमें 28 से अधिक ऐसे गांव हैं जो कि मुस्लिम बस्ती में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यानी कि आप पॉपुलेशन देखेंगे तो वहां पर किस कदर बड़ी है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जो पुटाड़े ग्राम पंचायत, वहां पहले एक परिवार हुआ करता था, आज वहां पर 30 परिवार मुस्लिम परिवार है। ठीक बात है। सुनीर गांव में जहां एक मुस्लिम परिवार था, आज वहां पर 45 परिवार हैं। आप ढकरानी अब आप बताइए कि धनौल में भी देखने को मिल रहा है कि 32 से ज्यादा परिवार हैं। ऐसे कुल मिलाकर 28 गांव हैं जहां पर ये आंकड़ा इतना ज्यादा बड़ा है, इतने ज्यादा परिवार वहां मुस्लिम बढ़ चुके हैं कि वहां बस्ती बन चुकी है। अब इस तरीके से छटनी होगी, कैसे होगी, क्योंकि उन सबके पास वो सभी प्रमाण पत्र हैं जिनकी जरूरत आमतौर पर एक नागरिक की होती है। देखिए ऋषि जी, ये सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर सरकार चेष्टा कर ले तो इन सब चीजों से निजात पाई जा सकती है।
मूल निवास प्रमाण पत्र चेक किया जा सकता है। हाँ। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद किसके माध्यम से वो यहाँ आए, उनको यहाँ पे डेमोग्राफी कैसे कब्जा किया गया। आज आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपने मोहल्ले में आइए, चंदन नगर 2 घर थे मेरे बचपन में, आज पूरा का पूरा मोहल्ला है। कैसे हो गया जी? तो वो जो संघ यहाँ पे दिया, जो हमने रोजगार यहाँ पे दिया, जो हमारे लोग यहाँ पे निष्क्रिय हुए, ये मुख्य कारण कि आज भी हमारे पास एक मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा ढूंढने से, एक लेबर नहीं मिलेगी ढूंढने से। तो वो धीरे धीरे आए, धीरे पहले एक फिर दूसरा परिवार आया। मैं ऐसे सेलाकुई में, चूंकि मेरा कारोबार है, मैं जानता हूं जमनपुर का इलाके, जब हम लोग शुरू में आए हैं, देखे हैं यहाँ पे, तो एक का था। आज डिक्सन कंपनी के सामने से लेके और नदी तक चले जाइए, का पूरा जमनपुर इन्हीं का है। तो लेकिन जनजातीय क्षेत्र में रहन बसने की आखिरकार अनुमति दी तो दी किसने? फिर हमारी सरकार ने, और फिर खुद ही सत्यापन चलाकर वेरिफिकेशन करके हमारी सरकार ने, हमारे उद्योगपतियों ने, छुट भैया नेताओं ने, और किसने दी? उन्होंने दी ना। और उन्होंने आधार कार्ड लिया, उन्होंने ही उनको अपना वोट बैंक तैयार किया, और इसका परिणाम इस बार सेलाकुई में दिखा इन लोगों को। बिल्कुल। आज भी मैं भाजपा के प्रवक्ता से ही पूछना चाहता हूं कि अगर आप की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप एक कानून क्यों नहीं लाते? देवभूमि में आप एक हिंदू राज्य बना दीजिए, कर दीजिए ना। अगर आप 100% ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लाइए। वो तो राष्ट्र बना रहे। मैं तो हिंदू राज्य की बात कर रहा हूं, राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है। ले आइए, उनसे गांव की बात करो ना, राष्ट्र प्रदेश की बात। लेकिन वो जैसे कपरवान जी कह रहे थे ना कि जब तक ये यूरिया जीवित रहेगी तब तक वहां खाद पड़ती रहेगी। हाँ, बिल्कुल, नहीं डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हर चुनाव आते आते एक मुद्दा बन जाता है, और सरकार की निगाह में है। ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि फला सब लाइव है, सब जगह रिपोर्टिंग है, सब जगह के लोग हैं, और इनके पास तो पूरा ईपीएफओ, ईएसआईसी, श्रम विभाग का सारा डाटा है। उसमें आप जाकर देखिए कितने प्रतिशत उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता है। नहीं मिलता। अब इन्हें अपनी इकोनॉमिक भी चाहिए, अपना पर्यटन भी चाहिए, अपने लोग भी चाहिए। यहां से केदारनाथ तक आप चले जाइए, टोटल हिंदू यात्रा है, पूरे राष्ट्र का नहीं पूरे विश्व का हिंदू वहां आता है। लेकिन आपको 30 से 35% दुकानें ऐसी मिल जाएंगी जो विजातीय हैं। सरकार ने कभी इस पर चिंतन किया, या सरकार को पता नहीं है? पिछले 8 साल से हमको यही नहीं पता है कि जानकी चट्टी में दुकानदार कौन है। हमें यही नहीं पता है कि रुद्रप्रयाग में जो होटल चला रहा है ओम ढाबा के नाम से, वो कौन है, यही नहीं पता है। सब सरकार अगर मनसा तय कर ले तो ये डेमोग्राफी चेंज होने में समय थोड़ा लगेगा। ठीक है। आज भी एक मिनट, आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि भाजपा वही सबसे ज्यादा जीतती है जहां पे मुस्लिमों की संख्या ठीक है। यानी कि स्ट्रैटेजी पहले से ही डिफाइन है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, और 2027 बिल्कुल करीब है, और इस मुद्दे का एकदम से अचानक से उठना कोई अलग सी बात नहीं है। हिंदुओं में एक सद्गुण होता है, वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। हाँ। जब वो देश उसके लिए आते हैं, जब वो चिंतन करने आते हैं, तो हिंदू राष्ट्रवादी हो जाता है। तो वो किसी बहकावे में नहीं होता, फिर वो अपने सामाजिक दायरे को देखने लगता है। ये जहां संगठित होने वाली स्थिति है, तो ये तो लगभग 27 विधानसभाएं हमारे यहाँ की ऐसी हो गई हैं आज की डेट में, जो जहां पे ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कपरवान जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, आखिरकार 2027 का क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दा उठाए और उसके बाद आप इस पर पलटवार करके अपनी राजनीतिक जमीन साधने की कोशिश करें? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने अपना टेन्योर यहाँ पर किया है, तब आखिरकार डेमोग्राफिक चेंज पर कांग्रेस इतनी गंभीर क्यों नहीं हुई जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुंकार भरते हुए नजर आ रही? देखिए निश्चित, बहुत ईमानदारी से पहले मैं आपको ये बता कि उत्तराखंड में मेरा जो गांव है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 70 परिवार का गांव है,
और मेरे गांव के में जो है 1-2 परिवार लोग वहां रह रहे हैं और बाकी सब दिल्ली बस गए। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कि भाई जो है उत्तराखंड के लोग दिल्ली कैसे आ गए? या जो लोग हमारे मुंबई में उनको आप ये कहेंगे कि आप मुंबई कैसे चले गए? या जो हमारे यहाँ हमारे बच्चे बेंगलोर में काम कर रहे हैं अब उनको वहां से हटा दिया जाए? तो ये तो मुझे लगता है तो मुद्दा विहीन प्रश्न। ये लोग काम करने के लिए कोई यहाँ पर आया है और अगर उसको तुमने मूल निवासी तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपकी अलाइव क्या कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए थी आपका जो वीडियो है मेरे भाई बसाया तो पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ संजीव वर्मा जी और संजीव वर्मा जी ने मेरे को विकास कर रहे थे, आप पूछा था, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे थे। एक प्रश्न इन्होंने पूछा था। आपका उद्देश्य केवल और केवल अभी आप बहुत शांतिप्रिय थे, अब फिर जो है आप उदंड हो गए। आप प्लीज नहीं, अभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ना, तभी तो दूंगा जब दे पाऊंगा। संजीव भाई वोट बैंक मत करना, केवल वोट बैंक की चिंता हमें नहीं है। अगर वोट बैंक की चिंता होती है 2014 में सरकार होने के बाद हम 44 पे नहीं आते, 42 पे नहीं आते। वोट बैंक की चिंता उन लोगों को है जो जिनको लगता है कि हम पैदा ही सत्ता में रहने के लिए हुए। वोट बैंक की चिंता झूठ बोल के संविधान पे झूठ बोल के लोकतंत्र पे फिर भी 99 पे अटक गए, उसके बाद भी 99 पर अटक गए। लेकिन देखिए झूठ के कारण केवल 42 पे आ गए। ये अगर संजीव भाई आपके सवाल का जवाब कि आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण के नाम पर अगर कोई पंडित स्वर्गीय अगर हमारे नरेंद्र तिवारी प्रदेश को जो विशेष राज्य का दर्जा बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। विशेष कौन सा विशेष राज्य है विशेष राज्य? अरे उत्तराखंड में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य है कि आप यहाँ थूक जिहाद, लब जिहाद, नकल जिहाद 2013 तक आप शर्मसार कर रहे हैं। आप यहाँ आपकी जैसी सरकार आई 2007 में उसको विड्रॉ कर लिया गया। आपको जानकारी नहीं है। एक एक करके आप अपनी बात रखिए, भगवान के नाम पर आप एक एक करके संजीव जी मौका दूंगी मैं आपको। टाइम किल मत कीजिए, रुक जाइए संजीव जी, संजीव जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप सनातन विरोधी हैं। लेकिन कप्रवान जी जो सवाल किया उसका तो आप जवाब दीजिए ना। रुकिए संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी रुक जाइए, रुक जाइए संजीव जी। कप्रवान जी जो मैंने आपसे सवाल किया आप उसका सीधे तौर पर जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तब आखिरकार कांग्रेस कहां खामोश बैठी थी? याद आया कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके आज वो नौबत आ चुकी है जो संजीव जी रुक जाइए, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। उस समय अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप। रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए। कप्रवान जी जवाब दीजिए, आप हवा देना, जवाब दीजिए। आप बताएं कि 8 वर्षों से सरकार में जो है भाजपा है और जिम्मेदार हम हैं। अरे हम बताए ना, अरे आपके पापों, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद रामपुर में बनी ही शासन में रामपुर में आप जो है आपके आप जो है जिम्मेदार कांग्रेस। अरे संजीव भाई शर्म क्या करो, ये चैनल अब राष्ट्रीय चैनल हो गया। आपके पापों बहुत लोग देखते हैं, आपके सफाया कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको आपके दोस्त भी देख रहे हैं। सफाई तो जो अपराध आपने किया प्रधानमंत्री नबूद कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ उत्तराखंड को पूरी तरह से माफिया मुक्त कर रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है। और ये भी दुनिया जानती है कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश को सजा, कांग्रेस के लोगों ने प्रदेश को बनाने का काम, अरे देश के 2 हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रुक जाइए, ठीक है। ऐसे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए ना। संजीव भाई समझना ही, जो सवाल किया जाता है उसका जवाब उस व्यक्ति के पास नहीं होता। नहीं मेरे पास, हाँ तो दीजिए ना जवाब। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8 वर्ष मैं जानना चाहती हूँ आपने डेमोग्राफिक चेंज पर अपनी सत्ता में रहते हुए क्या कदम उठाए थे? संजीव जी मैंने आपसे सवाल नहीं किया, आपको मैं मौका दूंगी, सुन लीजिए पहले। आप बताइए आपने अपनी सत्ता में रहते हुए आखिरकार क्या वो कार्य करें जिससे इफिकेशन हो पाए, जो कि बाहर से लोग प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं या फिर बस रहे हैं, क्या पता लग पाएगा? हमने इस प्रदेश को वहां पर आपने जगह दी होगी तभी तो आज जाकर उनके प्रमाण पत्र है ना।
हमने इस प्रदेश को औद्योगिकरण दिया, हमने इस अंदर आपने झूठे प्रमाण पत्र दिए उनको, इन्होंने झूठे कैसे सवाल कर दूं जब संजीव भाई इतने उतार आपने अवैध रूप से संजीव जी आप अपना हिल कर रहे हैं, पूरा का पूरा संजीव जी आपको मौका नहीं मिल पाएगा बात करने का, इस तरीके से आप टाइम मत किल कीजिए। हमने इस प्रदेश को औद्योगिकरण देने का काम किया और हमने ये भी नियम बनाया कि इस प्रदेश के उद्योगों में 10% जो है उत्तराखंड के लोगों को हम जो है रोजगार देने का काम करेंगे। जब हमने उद्योग इस प्रदेश के अंदर 6 लाख से लेकर के और आपका जो है हरिद्वार में जो हम एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हमने बड़े बड़े उद्योग लगाए, जो आप आज देख लीजिए जिनमें झाड़ियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में जिनमें झाड़ियां जमी हुई है, जिन उद्योगों करोड़ों जो है इन्होंने किया है, तो उसकी परिकल्पना हमारी यही थी कि हमारे लोगों को यही रोजगार मिलेगा और हमारे लोग जो है अपने ही प्रदेश में रोजगार करेंगे, अपने ही घर से जो है अपने काम पे जाने का करेंगे। लेकिन फिर हमारी सरकार बदल गई, सरकार के साथ साथ उद्योगीकरण का राकेश जी फाइनल कमेंट देखिए, फाइनल का काम भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, लेकिन कमी को देखते हुए हमें चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बार होनी भी थी और हुई भी है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज प्रदेश में बढ़ रहा है और ये आंकड़ा बेहद चौंका देने वाला है। लेकिन सरकार इसको लेकर जो वेरिएशन अभियान चलाने जा रही है वो कितना ज्यादा अहम होगा, कितने बड़े स्तर पर होगा और उससे प्रदेश को फायदा पहुंचेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए।